नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर गुणनतर। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 68 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में आपका साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर गुणनतर का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मलेरिया और काला आजार किससे होता है? ऑप्शन देखते हैं, परजीवगण या प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या वायरस, जीवाणु या बैक्टीरिया। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि मलेरिया और काला आजार किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं रे? तो आपको याद रखना है कि जो मलेरिया और काला आजार होते हैं, ये प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आपको मैं जो भी प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग हैं, उनकी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आपको याद रखना है। देखिए, ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं। क्या ट्रिक है? पापा काम पे सोते हैं। लो जी, काफी धमाकेदार वाली ट्रिक। क्या ट्रिक है? याद करना है भाई। वैसे पापा काम पे नहीं सोते हैं, ठीक है? पापा काम पे सोते हैं। देखिए, पा का मतलब होता है दोस्तों, आपको याद रखना है पाइरिया। अरे क्या है? पाइरिया। ठीक है, याद रखना है पाइरिया। काफी इंपोर्टेंट बात। और का मतलब काला आजार। का मतलब क्या होता है? काला आजार। और दूसरी इंपोर्टेंट बात, मैं का मतलब क्या होता है दोस्तों? मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। ठीक है। और पै का मतलब क्या होता है? पेचिस। पै का मतलब क्या होता है? पेचिस। और सोते हैं, सोते हैं का मतलब सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, या जिसे बोला जाता है निद्रा रोग। क्या बोला जाता है? निद्रा रोग। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या? देखिए, पायरिया, मलेरिया, काला आजार, पेचिस, सोने की बीमारी या निद्रा रोग, ये सारे रोग दोस्तों प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होने वाले रोग हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, याद कर लेना भाई। नेक्स्ट, एक प्रश्न और आपके इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि आपका साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 15 में से 14 15 14 15 ये रेशियो रहता है। ठीक है, आपको केवल और केवल जो पिछले 68 टेस्ट के वीडियो हैं, आप इन सभी वीडियो के प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, बार बार रिवीजन लगाना है। किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से प्रश्न मांगने की जरूरत नहीं है। लिख लो और एग्जाम देने के बाद में मेरे से मिल लेना, सारे प्रश्न सही होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो याद रख लेना भाई, मादा एनाफ्लीज मच्छर। काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं रे। जो मलेरिया रोग होता है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। और दूसरी इंपोर्टेंट बात, मलेरिया का एक रोगजनक भी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, सारे प्रश्न याद रखने। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम। एक इंपोर्टेंट प्रश्न और पूछा जाता है
कि मलेरिया के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कुनेन। मलेरिया के लिए कौन सी दवा दी जाती है, कुनेन दवा दी जाती है, ये काफी इंपोर्टेंट। और ये कुनेन दवा किस पादप की छाल से, सिंकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। सारे प्रश्न याद करने भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड। देखिए प्रश्न संख्या सेकंड है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील, चांदी, सीसा और पारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, यहाँ चांदी, ठीक है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको याद रखने हैं, क्या देखो आपको याद रखना है चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी। कईयों को याद नहीं होता भाई, याद कर लेना, चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, क्या चांदी का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी होती है। ऐसे प्रश्न भी आजकल ट्रेंड में आने लगे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं भाई, याद करना है, ठीक है। चांदी का प्रतीक एजी और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है चांदी का, तो याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट बात है, 47 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीसा, सीसा का प्रतीक क्या होता है, पीबी, ठीक है। और इंपोर्टेंट बात क्या, सीसा जो होता है इसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखना है 82 होता है। नेक्स्ट देखिए पारा, पारा का प्रतीक क्या होता है, Hg। और ये भी याद रखना है कि पारे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 80। लो जी, 3 और 3 6। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न बताइए, क्या चांदी का प्रतीक Ag, सीसा का प्रतीक Pb और पारे का प्रतीक Hg, और चांदी की परमाणु संख्या 47, सीसा की बताइए 82 और पारे की 80। काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है, चांदी होती है। कौन सी होती है, चांदी होती है। काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या सर एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न इसके बारे में बताओ कि ये स्टेनलेस स्टील क्या होता है। तो ये स्टेनलेस स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु या अलॉय होती है, मिश्र धातु या अलॉय होती है। काफी इंपोर्टेंट बात। सर अलॉय क्या, अलॉय का मतलब होता है जो मिश्र धातु होती है दोस्तों, उसी को इंग्लिश में अलॉय बोला जाता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो सर ये किससे मिलकर बनी होती है, मिश्र धातु का मतलब होता है दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर निर्मित मिश्रित पदार्थ को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। तो सर ये स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनी होती है, याद रख लेना भाई, एक तो आयरन होता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात, एक क्रोमियम होता है, एक निकिल होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट बात, जैसे मैग्नीज ले लीजिए, और एक कार्बन होता है। किस किस से स्टेनलेस स्टील मिलकर बना होता है, आयरन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज और कार्बन। ये याद करना है भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड है, देखिए क्या मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देखते हैं, मेलानिन, हीमोग्लोबिन, लसिका और बलगम। तो बताइए मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है। तो ये काफी इंपोर्टेंट बात है, कौन, हीमोग्लोबिन, जिसका प्रतीक क्या होता है, Hb, और ये किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। लो जी, और आपको ये भी याद रखना है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए थर्ड का करेक्ट आंसर तो क्या हो गया, बी हो गया, कि सर मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। अब कैसे होता है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और जब आपके शादी हो जाएगी, फिर माहौल बनेगा, फिर बच्चे आपके होंगे, तब आप अपने बच्चों को भी ये बताओगे कि हाँ जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या होता है, कभी भूलोगे नहीं। तो बताइए मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए आपके ये दो फेफड़े होते हैं, ठीक है। लो जी ये दो फेफड़े आपके ऐसे होते हैं, ठीक है। लो जी ये दो फेफड़े बना दिए, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम नहीं बनेगा लेकिन आप समझने के लिए बना सकते हैं। दो फेफड़े होते हैं, सभी के अंदर दो हैं भाई, चेक कर लेना, ठीक है। जिसमें एक है उसका माहौल थोड़ा सा खराब है, ठीक है। तो फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, दो, बोले तो एक जोड़ी। अब देखो इन फेफड़ों के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, लो जी ये ऐसे ऐसे जाल सा रहता है काफी, ठीक है। लो जी ऐसे जाल सा, और यहाँ भी ऐसा बिल्कुल जाल सा रहता है। लो जी काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। हाँ जी, अब जाल के बाद में क्या होता है, बिल्कुल इन जो ये शाखाएं बनाई ना मैंने, इन शाखाओं के बिल्कुल ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे कैसे, जैसे ये एक शाखा निकाल लेता हूँ, जैसे ये शाखा है ऐसे, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया, ये शाखा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ ऐसे बहुत सारी बड़ी संख्या में ऐसे वायु कूपिकाएं होती है। अरे क्या होती है, वायु कूपिकाएं, अंगूर के गुच्छे जैसी ऐसे। लो जी ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे दोनों फेफड़ों के,
अब आपको बता देता हूं सर कितनी होती है वायु कूपिकाएं। तो लो जी क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये आपका फेफड़ा, ऐसे वायु कूपिकाएं होती है। लो जी ये वायु कूपिकाएं हो गई। दोनों फेफड़ों में दोस्तों लगभग 10 से 12 लाख वायु कूपिकाएं होती है। ठीक है, अब ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, इतना भी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है, नहीं तो चारों तरफ आपको पता है वायु कूपिकाएं लटकती, फिर समझ में आई बात, बहुत छोटी होती है। अब देखो ये जो वायु कूपिकाएं होती है ऐसे गोल गोल अंगूर जैसे, गुच्छे जैसी। अब मैं एक को बड़ी बना लेता हूं, कैसी, एक ऐसी होती है, ऐसी होती है। लो जी ये बना लिया मैंने, ऐसी वायु कूपिका होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है, समझाने के लिए आपके बाल के 10 टुकड़े कर लो, इतनी महीन होती है। ठीक है, तो एक वायु कूपिका मैं आपको बता दिया ऐसी होती है, और प्रत्येक वायु कूपिका के बिल्कुल पास में ऐसे ब्लड बहता है, रक्त वाहिनियां होती है जिनमें क्या बहता है, रक्त बहता है। लो जी अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक को बता रहा हूं, तो बाकी जो 10 से 12 लाख है उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करना भाई। ठीक है, लो जी अब एक वायु कूपिका का फंक्शन बता रहा हूं। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या अपन क्या सांस के अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात है, सही बात है, सभी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से होती हुई इन वायु कूपिकाओं में पहुंच जाती है ना। ठीक है, अब एक वायु कूपिका के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपने ऑक्सीजन ली तो ये ऑक्सीजन यहां पहुंच गई वायु कूपिका के अंदर। ठीक है, प्रत्येक वायु कूपिका के अंदर जाती है दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन यहां आई इस वायु कूपिका के अंदर, और आप समझ रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल ये रक्त वाहिनियां है जिनमें क्या बहता है, रक्त बहता है। अब समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको अलग डायग्राम देखो बता देता हूं, कैसे सुनना भाई साहब ध्यान से सारे प्रश्नों को। लो जी नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट, देखो क्या, हाँ इस कलर का बना लेता हूं मैं। तो देखो ये कलर डिफरेंट कलर है, ये रक्त वाहिनियां है, बिल्कुल ये रक्त वाहिनियां है। ठीक है, जो मैंने आपको इस अलग कलर की बनाई है ये रक्त वाहिनियां है। ठीक है, और ये वायु कूपिका है। अब क्या इंपोर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, क्या कि जैसे ही आपने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन अंदर आ गई, और जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है और ये एकली बोलती है कि भाई साहब मैं एकले नहीं जाऊंगी, मेरे को तो बॉयफ्रेंड बनाना है। अब आपको पता है कोई ऐसे बोले कि मेरे को बॉयफ्रेंड बनाना है तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है। अब भाई साहब ये ऑक्सीजन बोलती है कि मेरे को है ना बॉयफ्रेंड की जरूरत है, मैं एकली नहीं जाऊंगी ब्लड के अंदर, तो भाई साहब ये बहुत सारे आ जाते हैं कैंडिडेट यहाँ पे, और ये एक को सिलेक्ट करती है। किसको सिलेक्ट करती है, एक को। ठीक है, कौन सी, देखिए ये काफी इंपोर्टेंट बात, ये सिलेक्ट करती है हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन इसको पसंद आ जाता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात, तो ये हीमोग्लोबिन से दोस्ती कर लेती है, दोनों की मीटिंग हो जाती है कि बोला तू मेरे को पसंद है, बोला ये भी तू भी मेरे को पसंद है। अब आपको पता है लड़के तो एडवांस होते हैं, बोला आई लव यू, बोला आई लव यू टू। ठीक है, ये दोनों के प्यार हो जाता है। अब ये बोलती है ऑक्सीजन कि मैं तेरे को सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तेरे को करना क्या है, मैं जैसे वायु कूपिका में आऊंगी, और दूसरी इंपोर्टेंट बात क्या कि जैसे मैं वायु कूपिका में आऊंगी और तेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ बिठाना है। ठीक है, अपनी गाड़ी पे, और शरीर की कोशिकाओं तक छोड़कर आना है। समझ में आई बात, कभी भी ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं जाती है, किसके साथ जुड़कर जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ। और ये हीमोग्लोबिन ही आपको पता है शरीर की विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक किसको पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। लो जी कभी भी ऑक्सीजन अकेले नहीं जाती है, काफी इंपोर्टेंट बात है हमेशा। लो जी, तो जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन आई, कौन मिलेगा ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बैठेगी, और ये हीमोग्लोबिन शरीर की विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। लो जी काफी इंपोर्टेंट बात। अब क्या, एक दिन कांड हो गया, क्या कांड हुआ कि भाई साहब ऑक्सीजन भी आई और एक गैस और आ गई है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों आ गई, ऑक्सीजन भी आई और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आई। जैसे ही दोनों गैस आई, कभी कभार किसी व्यक्ति ने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, तो दोनों गैस आई वायु कूपिका में आएगी, और वायु कूपिका में भाई साहब जैसे ही यहाँ पास में आई और हीमोग्लोबिन मिला, ऐसे हीमोग्लोबिन देखते ही भाई साहब हीमोग्लोबिन का दिमाग खराब हो गया, बोला भाई साहब इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी भाई साहब, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन की तुलना में आपको पता है 10 गुना सुंदर है, और सबसे ज्यादा प्यार ये CO से करता है, लेकिन ये छोड़कर चली गई थी तो आ गई, बोला मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दे, मैं तेरे साथ दोबारा रिलेशनशिप करना चाहती हूँ। ये ऐसे बोलते भाई साहब, लड़के तो लड़के होते हैं। तो भाई साहब इसने क्या किया, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को हटा दिया और किसको जोड़ लिया रहे, CO को, हीमोग्लोबिन CO को जोड़ लिया। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या, शरीर की विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक ले जाना। अब कोशिकाओं या ऊतकों को तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ये पहुंचा रहा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो धीरे धीरे शरीर में
कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होगी तो कोशिका नष्ट होगी, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग फेलियर हो जाएगा। समझ में आई बात? ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या समझ में आई कि कभी भी बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सिगड़ी से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता हीमोग्लोबिन की क्या होती है? ज्यादा होती है किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लो जी, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर की विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक किसका परिवहन करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। सर ये मेलेनिन क्या होता है? तो दोस्तों ये आपकी त्वचा को रंग देता है। समझ में आई बात? जिन व्यक्तियों में मेलेनिन वर्णक ज्यादा होता है उनकी त्वचा का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, जिनमें कम होता है वो थोड़े गोरे चिट्टे होते हैं। लो जी, सारी भी जितनी भी आप किरणें लाते हो उनमें सब वो मेलेनिन वर्णक को रिड्यूस करने का या कम करने का कार्य करती है। सारे प्रश्न याद करने भाई। चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। देखिए, एलिमेंट्री केनाल आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बलगम, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्ररस और अग्नाशय रस, और अग्नाशय रस और लार। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। ये धमाकेदार वाला प्रश्न है कि एलिमेंट्री केनाल या आहार मार्ग या आहारनाल के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो पित्ररस और एक अग्नाशय रस। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि जो पित्ररस है ये वसा का क्या करता है? पाइशीकरण करता है। वसा की छोटी छोटी बूंदों को बड़ी बड़ी बूंदों में तोड़ता है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। और अग्नाशय रस से एक एंजाइम निकलता है लाइपेज, ये भी किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अरे ये अमाशय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है भाई, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है कि आहार नाल के कौन से भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? तो क्या बताओगे? अमाशय में पाया जाता है। और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न क्या? लार का पीएच मान कितना होता है? याद रख लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। लार का पीएच मान होता है 6.8। कैसा होता है? हल्का अम्लीय। एक ये जो पित्ररस होता है इसका पीएच मान भी याद कर लेना रहे, इसको इंग्लिश में बाइल जूस बोलते हैं। और पित्ररस का पीएच मान होता है 7.5 से 8.5, ठीक है। ये हल्का सारी होता है। अग्नाशय रस का भी सेम होता है जो पित्ररस का होता है, 7.5 से 8.5, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। सर अमाशय रस या जठरस का तो 1 से लेकर 1.5 तक। सारे प्रश्न याद करने भाई, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, देखिए। हाँ जी, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय और कोशिका झिल्ली। तो आपको याद रखना है, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का बिजली घर भी बोला जाता है। सारे प्रश्न याद करने। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए एटीपी से संबंधित कौन सा कोशिकांग है? तो क्या बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे आपकी एग्जाम में एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो क्या बताओगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सारे प्रश्न याद करने भाई, इंपोर्टेंट है सारे प्रश्न। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, न कि एडिनिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इस एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। सारे प्रश्न याद करने, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए साइंस के अंदर। और इस बार आप जच्चा के दवा के, हाँ जी, एग्जाम को फोड़कर आने चाहिए जब इस प्रकार की तैयारी है। जो बच्चे मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, नए हैं, ठीक है, और इंडियन आर्मी के रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये 69वां टेस्ट चल रहा है, 69वां टेस्ट है। पिछले 68 टेस्ट के वीडियो अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। जनरल साइंस के
स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण पर्सन, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 68 के 68 टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लो और बार बार रिवीजन लगाओ। इससे बाहर कुछ नहीं है आर्मी के अंदर। दोस्तों 400 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए लग गए, एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पूरा पता है मेरे को कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आप विश्वास रखें और अच्छे से तैयारी करें, किसी के झांसे में नहीं आए। अच्छे से तैयारी करोगे दोस्तों तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या कि देखो एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है। देखिए, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इससे लेने से खत्म किया जा सकता है। अगर पेट में एसिडिटी हो गई तो किससे लेने से इसको खत्म किया जा सकता है? ऑप्शन पे डिपेंड है वो। तो देखिए, बेकिंग सोडा, नींबू का रस, फलों का रस और सब्जियां। तो दोस्तों बेकिंग सोडे का उपयोग एसिडिटी या एंटासिड के रूप में किया जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, एंटासिड या एसिडिटी को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग भी किया जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बेकिंग सोडा देखो सुनना रहे, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अरे क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बताइए बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या बताओगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। अरे इसको मीठा सोडा भी बोला जाता है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। सारा इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है। देखिए, हाँ जी, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रोसाइट। तो बताइए कौन सा कोयला है? काफी इंपोर्टेंट बात है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उत्तम श्रेणी या उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है लगभग 90 से 98%। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। और सबसे निम्न श्रेणी या घटिया गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? पीट, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है लगभग 50 से 60%। ये भी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, बुरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है। बुरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, सारे पर्सन याद करने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है। दाब के मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन देखते हैं, जूल, पास्कल, न्यूटन और एम्पियर। तो दाब के मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। ठीक है, दाब का एसआई मात्र क्या होता है? पास्कल होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे पर्सन याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है। पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम और फ्लोएम। तो पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। और पौधों में भोजन परिवहन का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। ऑप्शन देखते हैं, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एमिनोमल और साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या अंगूर और इमली के अंदर, अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सारे पर्सन याद करना है मेरे प्यारे भावी फौजियों। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है सर, ये लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो खट्टे दूध और दही में। खट्टे दूध व दही में, काफी इंपोर्टेंट बात है। खट्टे दूध व दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अरे ये एमिनोमल, अरे ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। आपको पूछेगा एमिनोमल कहाँ होते हैं? प्रोटीन में होते हैं। साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल, जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, नारंगी, मौसमी, करौंदा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल होता है। एक और बता देता हूं रे, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? टमाटर में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। लो जी, धमाकेदार वाला पर्सन, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, लो जी, एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन मैं आपसे पूछ रहा हूं। सारे मेरे प्यारे भाभी फौजी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इसका आंसर जरूर दे भाई, ईमानदारी से। देखो ये मैलिक अम्ल किस में होता है? देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। सारे मेरे प्यारे भाभी फौजी
इंपॉर्टेंट पर्सन है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैलिक अमल किस में होता है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। मैलिक अमल, हाँ जी, अगर किसी ने जवाब दे दिया तो मान लीजिए उसका सिलेक्शन है पक्का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ठोक दो जच्चा के। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो भी मेरे प्यारे भाभी फौजी जुड़े हैं, आप सभी 2 या 3 स्टूडेंट को और जोड़े नए नए, ठीक है, उससे उनका भी भला हो सके, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, ईमानदारी से आपको सीखने को कुछ मिले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, उद्यान, जंगल, धान का खेत और बांध का जलाशय। अब सर ये बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, इकोसिस्टम, वो 2 प्रकार का होता है। आपको तो मोटी मोटी बात याद रखनी है। एक तो होता है दोस्तों प्राकृतिक, ठीक है, एक तो होता है प्राकृतिक, ठीक है, और एक होता है कौन सा? कृत्रिम। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, वो मुख्यतः 2 प्रकार का, एक तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल बना है, जैसे जंगल हो गया, ठीक है, बड़े बड़े जंगल, समझ में आई बात, जंगल हो गई, चट्टानें हो गई, ये क्या है? ये प्राकृतिकी तो है, ठीक है। और कृत्रिम जैसे उद्यान, ठीक है, बगीचा, धान का खेत, कोई सा भी खेत मान लो, धान का खेत, सरसों का खेत, आलू का खेत, बैंगन का खेत, ठीक है, जलाशय, बांध, ये सारे किस में आ गए? कृत्रिम में आ गए। कृत्रिम का मतलब ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जिनका निर्माण मानव करता है, ठीक है, तो वो कृत्रिम में आ गए। तो दो कृत्रिम कौन है? अब इस प्रश्न का आंसर आप तो जच्चा के दबा के फोड़ दोगे देखते ही। उद्यान, उद्यान का मतलब बगीचा, ठीक है, ये तो मानव बनाता है। और धान का खेत, ये भी मानव निर्मित है। बांध का जलाशय, ये भी मानव निर्मित है। सही बात है नहीं? तो ये कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? जंगल, जंगल मानव नहीं बनाता। समझ में आई बात? तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखना है भाई। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन डी, लोहा, विटामिन ए और विटामिन बी। तो बताइए, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? विटामिन डी, काफी इंपोर्टेंट बात है। और आपको यह भी याद रखना है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। याद करना है भाई, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा? एक तो होता है रिकेट्स रोग, ठीक है, और एक होता है दोस्तों, हाँ जी, याद करना है, ऑस्ट्रियोमलेशिया। कौन सा होता है? ऑस्ट्रियोमलेशिया। अब आपको मैं बता देता हूं क्या, रिकेट्स और ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग में क्या होता है? हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है रे? हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। प्रश्न पूछा गया है कि रिकेट्स रोग में शरीर का कौन से अंग या ऊतक प्रभावित होते हैं? तो क्या बताएंगे? हड्डियां। हड्डियां मुलायम व क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अरे लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, खून की कमी, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी, रात में कम दिखाई देगा, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी। इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से? बी या B1 की कमी से। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ब्रोंकाई, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी। तो देखो, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी, ये तीनों तो आपको पता है उत्सर्जन तंत्र के क्या है? हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र के हिस्सा है। समझ में आई बात? जबकि ब्रोंकाई, ये तो श्वसन तंत्र का हिस्सा है। लो जी, समझ में आई बात? ये काफी इंपोर्टेंट बात, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं भाई। तो कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ब्रोंकाई, क्योंकि यह श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, ब्रोंकाई। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मानव का नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? यूरिया होता है ना, ये भी याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और थर्मोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना है
कि हवा की नमी को किससे मापा जाता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाइग्रोमीटर, या जिसको आर्द्रता मापी भी कहा जाता है। सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हाइग्रोमीटर है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, और आर्द्रता मापी या हवा की नमी को मापने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर होता है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है भाई, ठीक है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, किस सूक्ष्म जीव, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ। तो किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है, काफी इंपोर्टेंट बात है। टाइफाइड तो किसके कारण होता है, जीवाणु सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या, जो टाइफाइड होता है इसको मोतीजरा भी बोलते हैं, समझ में आई बात। और इसको आंत की बुखार, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंत की बुखार, या इसको बोला जाता है आंतरजवर। क्या बोला जाता है, आंतरजवर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इसका रोगजनक कौन सा होता है, किस जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा ये टाइफाइड रोग होता है। तो ये भी याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी, याद कर लेना भाई, साल्मोनेला टाइफी। इस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, हाँ जी, टाइफाइड रोग होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या, सर ये टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो याद रख लेना, दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा। दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा कौन सा रोग होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या, हाँ जी, टाइफाइड के अंदर छोटी आंत सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। कौन सी आंत, छोटी आंत। टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण, विडाल परीक्षण करवाया जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण रहे, विडाल परीक्षण। सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई टाइफाइड के, जो भी टाइफाइड से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको पूछेगा वो मैंने बता दिया। क्या कि टाइफाइड का अन्य नाम मोतीजरा, आंत की बुखार या आंतरजवर। टाइफाइड का रोगजनक साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड में छोटी आंत सर्वाधिक प्रभावित होती है। टाइफाइड दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। और टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण करवाया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट, इसका टेस्ट नंबर गुणंतर। जो मेरे प्यारे भावी फौजी चैनल पर नए हैं, पुराने बच्चे हैं, सभी को इन 68 गुणंतर टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। दोस्तों, मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइंस का प्रश्न इस बार एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे से मेहनत करते रहो। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके जो माता पिता जो संघर्ष करते हैं वही आपके लिए एक मोटिवेशन है। समझ में आई बात। तो अच्छे से मेहनत करो। देखो, आप सभी जो भाई लोग हैं वो मीडियम फैमिली से हो, कई किसान के बेटे हैं, ठीक है। तो आपके माँ बाप 4 बजे उठ के किस प्रकार खेती करते हैं दिन रात, ठीक है, कुछ खाते पीते नहीं लेकिन लगे रहते हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो आप भी उनको कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दो। अच्छा मौका है, इस बार कुछ नया करना है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और बात, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।